गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से 10 के दमदार ट्रेड्स में अब हम वीरोर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। हमारा साथ देंगे मानस जायसवाल और अमित सेठ, जो पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। निर्मल बैंक से विकास सालुंके जुड़ेंगे, कोटक सिक्योरिटीज से अमोल अठावले जुड़ेंगे अपनी फ्रेश ट्रेड्स के साथ। इसके अलावा कॉर्पोरेट वॉइसेस में आज कॉर्पोरेट स्कैन में रादर BEML के CMD शांतनु रॉय से चर्चा होगी। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ जुड़ेंगे व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के CEO आशीष सोमैया जी। ये सब कुछ ही देर में आपके लिए, लेकिन एक बार पहले मार्केट का स्टेटस चेक। बहुत बड़े गैप अप और ऑल टाइम हाई पर खुलने के बाद बहुत शार्प इंट्राडे डिक्लाइन मार्केट में। रिलायंस ने उसको लीड किया। एक बार रिलायंस का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए। रिलायंस ने लीड किया, मार्केट डे लो पर आया, 30 पॉइंट नीचे निफ्टी। फॉरगेट 22,500, अब हम 22,400 के भी एक बार नीचे आ गए थे। थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही है 22,400 पर। बैंक निफ्टी 47,870 पर इस समय, करीब करीब 250 पॉइंट ऊपर। मिड कैप इंडेक्स भी अपनी पूरी बढ़त ऑलमोस्ट गंवा चुका है। एडवांस डिक्लाइन भी थोड़ा पुअर हुआ है। स्टॉक्स की जहां तक बात है, मिड कैप बैंकों में अच्छा मोमेंटम है अपडेट्स के बाद। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, सिटी यूनियन बैंक, बंधन बैंक और RBL बैंक, ये स्टॉक्स इस समय ग्रीन में। HDFC बैंक अभी भी बुल्स के फेवर में, लेकिन हल्का जरूर हुआ हायर लेवल से। लेकिन स्टॉक्स जो गिरे उनमें हीरो मोटोकॉर्प, HCL टेक, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ी सी वीकनेस इस समय आ रही है। वीरू। शुक्रिया अनुज। अब एक काम करते हैं, कॉल्स लेना शुरू करते हैं यहाँ पर और चलते हैं पहले विकास जी के पास। विकास जी, गुड मॉर्निंग। आपका व्यू और आपके दो कन्विक्शन आइडियाज। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट में आज जिस हिसाब से ट्रेंड देखने मिल रहा है, मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर और बिल्ड होते देखने मिलेगा। मेरा पहला सेल कॉल रहेगा हीरो मोटो को। हीरो मोटो को आप देखोगे तो अपवर्ड ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने मिल रहा है और एवरेज के नीचे अभी ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो नीचे में 4300 और 43,270 के आसपास का टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकता है। 4600 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के इसको सेल करके लेके जाना चाहिए। दूसरा मेरा रहेगा डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में हमने देखा है कि लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में जिस हिसाब से यहाँ पे एक प्रेशर बिल्ड होते देखने मिल रहा है, कल भी देखा हमने एंड ऑफ द डे में भी एक प्रेशर बिल्ड होते देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी को सेल करना है। नीचे में जो इसका इंट्राडे बेस पे जो टारगेट निकल के आ रहा है अराउंड 5860 के आसपास के टारगेट यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी में आते हुए देखने मिल सकते हैं। ऊपर में हालांकि हमने आज भी देखा है कि जैसे ही खुला तो 6160 के आसपास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। तो 6160 के आसपास का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो ऊपर में 6170 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाना है और नीचे में टारगेट 5870 5800 के आसपास के टारगेट डॉक्टर रेड्डी में आते हुए देखने मिले। तो दोनों भी मेरे शॉर्ट साइड के कैंडिडेट। किसका पैर हीरो मोटोकॉर्प के चक्के के नीचे आ गया जनाब। दुनिया जो है वो आज हीरो मोटोकॉर्प पे तुली हुई है। शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट। और आपकी स्क्रीन पे ये भी विकास जी की भी एक शॉर्ट कॉल है। अमोल जी नमस्कार, आपकी कॉल इस वक्त की दो। जी नमस्ते। मुझे एक पावर ग्रिड अच्छा लग रहा है, मैं ट्रेंड के साथ जाना चाहूंगा। पावर ग्रिड में 283 के आसपास चल रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक 300 के टारगेट निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 277। और दूसरा एक कॉन्ट्रा बेट है जो विप्रो, मुझे एक अच्छा लग रहा है 481 के लेवल पे। वीकली इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास भी स्टॉक चल रहा है और पोजिशनली इसमें भी टारगेट्स निकल के आ रहा है 510 के और स्टॉप लॉस 469 का है। मार्केट टेक्सचर थोड़ा सा वोलाटाइल है तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। मानस जी, आपकी पिक्स क्या रहेंगी इस समय की फ्रेश दो पिक्स? तो देखिए अनुज जी, सबसे पहले तो इप्का लैब पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है और स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो इप्का लैब पे खरीदारी करनी है। 1 2 3 4 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं, 1234 के स्टॉप लॉस लगाने हैं और 1325 तक के टारगेट्स पॉसिबल है इप्का लैब में। जो दूसरा स्टॉक है वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस का, जहां पर हाई टॉप हायर बॉटम पहले से ही बन रहे थे। आज 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट इंटरडे चार्ट पे LIC हाउसिंग ने दिखाया है। तो 642 के स्टॉप लॉस से आप LIC हाउसिंग में खरीदारी कर सकते हैं और टारगेट सेट करने हैं 675 के। ओके, तो ये होगी मानस जी की पिक्स। अमित जी, आपके दो फ्रेश ट्रेडिंग आइडियाज। जी, पहला रहेगा BPCL। BPCL काफी अच्छे तरह से होल्ड कर रहा है इस मार्केट में भी और लगभग 611 का प्राइस अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंसोलिडेशन मोड में थोड़ा सा ट्रेड प्रीएम कर रहा हूँ। तो 611 का प्राइस है, 600 का स्टॉप लॉस और 630 के टारगेट के लिए BPCL।
सेकंड मेरा रहेगा, बोथ एनटीपीसी एंड टाटा पावर आर लुकिंग वेल। तो यहाँ पे मैं जाना चाहूंगा विद टाटा पावर, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पे है, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। 416 का इसका प्राइस है, 410 के लगभग स्टॉप लॉस रहेगा और 426 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, चलिए एक आध ट्रेड्स और डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट अब थोड़े साइन दिखा रहा है, शायद एक बार ग्रीन में आने की कोशिश करे। अब 14 पॉइंट अभी भी निफ्टी हालांकि नीचे है, लेकिन थोड़े से साइन दिख रहे हैं कि शायद मार्केट ग्रीन में आने की कोशिश करे। एनटीपीसी ये कोशिश कर रहा है डे हाई की तरफ बढ़ने की। सेंसेक्स ग्रीन में आ गया ऑलरेडी, निफ्टी भी शायद आ जाए रेड में 22,400 को रिक्लेम करके। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अब एक काम करते हैं, कॉर्पोरेट स्कैन की बारी आई। बीईएमएल के सीएमडी शांतनु रॉय हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बीईएमएल का शेयर पिछले 6 महीने में करीब 40% दौड़ा है। हाल ही में कंपनी को ईस्टर्न कोल्ड फील्ड से भी ऑर्डर मिला है। आइए समझते हैं इनसे कि इस समय ऑर्डर बुक की क्या स्थिति है और किन वर्टिकल्स पर उनका फोकस है। शांतनु जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहले तो ये जो रीसेंट ऑर्डर विंस हैं इनके बारे में बताइए। आप कितनी ऑर्डर बुक हो गई आपके पास अब, और कौन कौन से मेन सेक्टर्स हैं जहां पर ये ऑर्डर बुक ज़्यादा स्ट्रांग है? नमस्कार, सुप्रभात। पिछले साल ऑर्डर बुक हमारा अच्छा रहा और काफी ऑर्डर्स भी मिले, परंतु साइलेंट पीरियड होने के कारण मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता। हमने 31 मार्च कितने पे क्लोज किया है, पर मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि जो हमारा ऑर्डर बुक पाइपलाइन है, जो अपॉर्चुनिटी साइज है, वो क्या है। 2024-25 के लिए डिफेंस में हमारा जो अपॉर्चुनिटी साइज है वो है करीब 6,000 करोड़ का, और जो रेल एंड मेट्रो है उसमें जो अपॉर्चुनिटी साइज है वो करीब 58,000 करोड़ का है, जिसमें कि 44,000 करोड़ जो है रेल से दिख रहा है और 14,000 करोड़ जो है वो मेट्रो से दिख रहा है। जहां तक माइनिंग का सवाल है तो अपॉर्चुनिटी साइज हमारी 3,000 करोड़ की है 2024-25 में। बिल्कुल, साइलेंट पीरियड चल रहा है तो ज़्यादा आप डिटेल दे नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा रेलवे की बात और कर लेते हैं, क्योंकि स्पेशली मेट्रो की। मेट्रो में आपने बोला कि रेलवे का ज़्यादा है, मेट्रो का कम है। मैं सोच रहा था कि आजकल जिस तरीके से मेट्रो का एक्सपेंशन हो रहा है, शायद मेट्रो ज़्यादा ल्यूक्रेटिव बिजनेस होगा। नहीं, लुक्रेटिव जहां तक है वो तो अलग बात है कि मार्जिन्स वगैरह कितने होते हैं, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी साइज है डेफिनेटली कम्यूटर रेल का ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि मेट्रो जो है अल्टीमेटली अर्बन मोबिलाइजेशन के काम आता है, जबकि कम्यूटर रेल जो है वो आपके पूरे देश में चलता है। तो डेफिनेटली कम्यूटर रेल तो ज्यादा रहेगा, और मेट्रो में जो नंबर ऑफ रोलिंग स्टॉक है, नंबर ऑफ कार्स हैं, वो चूंकि अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से वो डिसाइड होता है, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी साइज लगभग इतने के रहेगा, और ये भी काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी साइज है। नॉर्मली एक साल के अंदर में इतना सारा अपॉर्चुनिटी साइज होता नहीं है। ये चूंकि कुछ प्रोजेक्ट्स जो है पिछले साल में फ्रक्टिफाई हो नहीं पाए, पिछले साल में भी नहीं हो पाए, थोड़ा सा डिले हुआ है, तो सारा जाके इकट्ठा हुआ है 24-25। हाँ, नहीं वो मैं समझ सकता हूँ। तो वंदे भारत के भी कोचेस बनाते हैं आप? बिल्कुल, वंदे भारत के हम कोचेस बनाते हैं, और इनफैक्ट पिछले महीने जो है हमारे बीएमएल में माननीय रेल मंत्री जी भी आए थे। वंदे भारत का जो स्लीपर ट्रेन है वो, उसका जो पहला ट्रेन है 16 कार का ट्रेन है ये, और 16 कार का कार बॉडी तैयार है, और इसमें जो फर्निशिंग का काम चल रहा है। 10 रैक के हमारे पास अभी ऑर्डर हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इसके ऑर्डर हमें मिलते रहेंगे रेलवे बोर्ड से। इवन आपका जो स्लीपर बन रहा है 16 कार का, उसके अलावा भी जो आगे जो वंदे भारत के ऑर्डर्स आएंगे, जो राजधानी को रिप्लेस करेगा, उसके भी ऑर्डर्स हमें मिलेंगे। इसके अलावा जो है बजट में जो अनाउंसमेंट था, अपग्रेडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग एलएचबी कोचेस टू वंदे भारत, उसमें भी हमारे चांसेस काफी अच्छे हैं, क्योंकि हमने वंदे भारत बना लिया है, तो एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमें मिल जाएगा इसके चलते। ओके, जैसे शांतनु जी आपने कहा कि रेलवे में आपके पास बहुत सारे फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस हैं, और आपके जो वर्ड्स हैं इस सेगमेंट को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। मैं इससे पहले कि FY25 को लेकर आपकी कुछ गाइडेंस पे बात करूं, मैं एग्जैक्टली जो क्वार्टर बीत गया उसके नंबर से बात नहीं करूंगा।
ये जो आपका एग्जैक्टली रेवेन्यू मिक्स है, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन 50% कंट्रीब्यूट करता है, रेल मेट्रो 27%, डिफेंस 23%, आगे जाके अगले एक वर्ष में FY25-26 तक क्या इसमें कोई सब्सटेंशियल परिवर्तन होगा, स्पेशली जिस तरीके से रेलवे से ऑर्डर और मेट्रो से ऑर्डर्स की संख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए? बिल्कुल इसमें सब्सटैंशियल परिवर्तन होगा और 23-24, 25-26 में हम देख पाएंगे कि रेलवे का जो है और डिफेंस का जो है, ये दोनों का शेयर जो कंट्रीब्यूशन है बीएमएल के टॉप लाइन में, ये काफी हद तक बढ़ेगा। और माइनिंग का, हालांकि माइनिंग एब्सोल्यूट टर्म्स में माइनिंग का नंबर बढ़ेगा, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन जो है, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे नीचे जाएगा। ओके, अच्छा सर, बीते 2 क्वार्टर्स में, आई मीन Q3 Q4 में, या फिर जो Q4 आपके निगाहों के सामने से गया उसको देखने के बाद FY25 की कोई पिक्चर ड्रॉ करी है सर आपने? एग्जैक्टली रेवेन्यू ग्रोथ क्या पॉसिबिलिटी, और एक और चीज़ कॉस्ट कंपोनेंट को देखते हुए अप्रॉक्सीमेटली जो फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 होगा उसमें मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी क्या नज़र आ रही है, कितना इम्प्रूवमेंट संभव है? इसमें देखिए 2 पहलू हैं। पहला जो है, अगर हम टॉप लाइन की बात करें तो हमारी एस्पिरेशन जो है आगे के लिए 24-25, 25-26, 26-27 में जो CAGR ग्रोथ का है वो 20% का रहेगा। और उसके लिए जो है आज की डेट में हमारे पास ऑर्डर्स भी हैं, आगे भी ऑर्डर्स आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारी एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजीज हैं उसको अगर हम सही तरीके से चलाएं तो ये संभव है। जहां तक FY25 फर्स्ट हाफ का सवाल है, तो फर्स्ट हाफ में जो हमारा इबिट्टा रहेगा या जो मार्जिन रहेगा वो जनरली फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा नहीं रहता है, क्योंकि हमारा जो रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर में 10%, सेकेंड क्वार्टर में 20%, थर्ड क्वार्टर में 30%, फोर्थ क्वार्टर में 40%, ये जनरल ट्रेंड रहा है अब तक का। हम कोशिश करें इस ट्रेंड को जो है थोड़ा सा बदलने का, और इसमें अगर हम सफल हो पाए तो उस केस में जो फर्स्ट हाफ में इबिट्टा है उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ पॉजिटिव मार्जिन की। बट अगर मैं ये कहूं कि जो 23-24 का इबिट्टा मार्जिन आएगा, जो एनुअल इबिट्टा मार्जिन आएगा, उसको हम बराबरी कर पाएंगे, तो ये मेरा कहना गलत होगा, इतना नहीं हो पाएगा। बट ठीक है, पॉजिटिव इबिट्टा मार्जिन जरूर रहेगा फर्स्ट क्वार्टर में। ओके, अच्छा एक आखिरी सवाल आपसे, हालांकि मैं समझ सकता हूं कि शायद इस पर आप ज़्यादा डिटेल ना दे पाएं, लेकिन 3-4 साल पहले एक कवायद चल रही थी बीएमएल की प्राइवेटाइजेशन की, उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चली गई थी, वो इलेक्शन रिजल्ट्स वगैरह को लेकर। अभी क्या कुछ फ्रेश इंटीमेशन है कि आपके पास, क्या इस पर सरकार दोबारा सोच रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ये दीपम जो है उसके लेवल पे डील किया जा रहा है, और हमारे को इसकी कोई इंटीमेशन नहीं है, ना कोई हम बीएमएल मैनेजमेंट का एज सच कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल, मैं फिर भी सोचा एक बार ट्राई करूँ अपनी तरफ से, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, मीनवाइल सोना और चांदी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड जड़ रहे हैं। सोना 70,000 क्रॉस कर रहा है, चांदी 80,000 के करीब आ रही है। ऑब्वियसली सोने में पर 10 ग्राम और चांदी में पर केजी का रेट लगता है। वीरू, लिया क्या आपने ऑपलेट सोना? नहीं, अभी तो नहीं अनुज, पिछले 1 साल में तो नहीं लिया था। ओके, पर मैं खुश हूँ, थोड़ा बहुत लिया था जब करीब 58-60 पे, तो वो नीचे आया था 55-52 पे, पर अब वो ठीक है। बेटी के लिए लिया था। हाँ बिल्कुल, 70,000 का रेट हो गया। मुझे याद है जब मतलब 10-15 साल पहले की बात है, तब 14-15 हज़ार रुपये रेट हुआ करता था, अब खैर 70,000 का रेट। खैर एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ चर्चा करने के लिए व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के CEO आशीष सोमैया जुड़े हैं, जो इंडस्ट्री में 20 साल से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे हैं। व्हाइट ओक से पहले वो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के भी CEO थे। आइए समझते हैं उनसे कि इस समय क्या स्ट्रैटेजी है मार्केट को लेकर। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। बताइए फिर, इस समय मार्केट में करेक्शंस टिकती नहीं है, शैलो करेक्शंस होती है। मार्च वाली करेक्शन फिर भी थोड़ी सी रिलेटिवली बिगर थी, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट में, लेकिन फिर वो करेक्शन उड़नछू हुई और अब वापस हम ऑल टाइम हाई पर। आपका क्या व्यू बन रहा है? तो अनुज जी, एक्चुअली अगर आप देखें पिछले साल 2023 में 6-7 महीने पहले जब भी हम बात करते थे तो मार्केट को लेके कॉशियस होते थे
क्योंकि तब अगर आप देखें तो जियो पॉलिटिक्स, यूएस इंटरेस्ट रेट्स, भारत का पॉलिटिकल लैंडस्केप, काफी सारी अनसर्टेनिटीज थी। पिछले थोड़े समय में वो अनसर्टेनिटीज या तो कम हुई है, और अगर आप यूएस को देखें तो कम से कम पॉज तो हुआ है। कब रेट काटेंगे नहीं पता, पॉज तो जरूर हुआ है। और यूएस पॉलिसी में भी ये है कि भाई जितना देरी से काटेंगे उतना शायद ज्यादा काटना पड़ेगा। तो कुल मिला के सिनेरियो पिछले 6 महीने में काफी चेंज हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो सिनेरियो चेंज होने के बावजूद मैं समझता हूँ कि लास्ट फ्यू डेज आप छोड़ दीजिए, लेकिन कुल मिलाकर के मार्केट में कोई इतना बड़ा, अगर आप निफ्टी को देखें या निफ्टी 500 को देखें, तो कोई मार्केट में बहुत बड़ा उछाल एक्चुअली देखने को नहीं मिला था हम लोगों को, डिस्पाइट द फैक्ट कि भाई जियो पॉलिटिक्स में चेंज आ गए, यूएस में पॉज आ गया, और यहाँ पे भी इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन के बाद थोड़ा नजरिया क्लियर होने लगा उसको लेकर के। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक तरीके से ये बोलना कि भाई इलेक्शन पूरा प्राइस इन हो गया, और ये बोलना कि भाई बजट तो ठीक है, नॉन इवेंट होता है, इस तरीके के सोच रखना, ये काफी नॉर्मल या कैजुअल सोच हो गई है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इलेक्शन पूरी तरीके से प्राइस्ड इन शायद नहीं है, और आने वाला बजट, जहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज पावरफुल लोग ये बोल रहे हैं कि भाई आने वाला बजट लैंडमार्क बजट रहेगा, तो फिर हम कौन होते हैं उसको निग्लेक्ट करने वाले या इग्नोर करने वाले। तो आई थिंक मार्केट हैज टू, ये सब चीजों को आने वाले कपल ऑफ मंथ्स में मार्केट को फैक्टर इन करना पड़ेगा। मार्केट डे लो पर आया, वो जो रिकवरी लग रही थी वो सस्टेन नहीं हुई नहीं, और अग्रेसिवली डे लो पर आया मार्केट। बहुत इंटरेस्टिंग। निफ्टी देखिए अब 22,388 पर। आशीष जी, जो बड़ी डिबेट थी, खैर निफ्टी को लेकर ज़्यादा डिबेट रही नहीं, बड़ी डिबेट थी मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप को लेकर। यहाँ पर क्या उस मार्च करेक्शन के बाद फ्रॉथ बाहर हुआ, या फिर वापस इक्वली शार्प रैली आ गई? मतलब क्या यहाँ पर अभी रिस्क रिवॉर्ड ठीक ठाक है, या फिर थोड़ा सा केयरफुल रहना बेटर रहेगा? तो अनुज जी, एक्चुअली अगर आप देखोगे, जैसे मार्च का आंकड़ा लेते हैं, तो मार्च में मैंने देखा कि BSE 500 तो फ्लैट था, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स कुछ 4-4.5%, एट द वर्स्ट पॉइंट 8% डाउन था। अल्टीमेटली 4.5-5% डाउन बंद हुआ। इसका मतलब ये है कि भाई स्मॉल कैप में एक मामूली सा करेक्शन देखने को मिला, और रिलेटिव बेसिस पे लार्ज कैप में आउट परफॉर्मेंस मिला। दूसरी चीजें आप अगर देखें तो स्मॉल कैप, मिड कैप में भी पिछले, फर्ज कीजिए कि मिड मार्च या अर्ली मार्च से लेकर के अब तक एक क्वालिटेटिव डिफरेंस तो आया है कि भाई किस तरीके के स्टॉक चल रहे थे पहले वर्सेस पिछले 1 महीने में किस तरीके के स्टॉक चल रहे हैं, तो वो भी एक डिफरेंस आया है। अल्टीमेटली रिलेटिव वैल्यू पे चलेगा। मुझे ऐसा लगता है थोड़े समय के लिए लार्ज कैप, और जो इसके पहले भी मैंने इलेक्शन रिजल्ट्स और आने वाले बजट का जिक्र किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े समय के लिए लार्ज कैप अभी फिलहाल आउट परफॉर्म किया भी है, और आगे भी थोड़े समय के लिए लार्ज कैप आउट परफॉर्म करेगा। ये जरूर, आई डोंट थिंक ऐसा बोल सकते हैं कि भाई पूरा का पूरा फ्रॉथ क्लियर हो गया। ऑफ कोर्स ऑन अ स्टॉक स्पेसिफिक बेसिस काफी स्टॉक्स जोर से गिरे हैं। केवल स्मॉल कैप इंडेक्स 4-5% गिरना काफी नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले थोड़े समय के लिए लार्ज कैप आउट परफॉर्म करेगा, और क्लाइंट्स को भी अपने पोर्टफोलियोज में इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। ओके, आशीष जी नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियोज से। अब हमने इलेक्शन की बात करी, हमने बजट की बात करी, लेकिन बहुत नियर टर्म में अगले अगर 2-3 हफ्तों के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो हमें जिस चीज़ को फेस करना है वो है अर्निंग्स। आपने कहा लार्ज कैप में ज़्यादा मजबूती है, सुदृढ़ है, मजबूत है, कन्विक्शन ज़्यादा वहाँ पर है। लार्ज कैप्स को भी बाइफर्केट करते हैं एज पर देयर आई थिंक एक्सपेक्टेड अर्निंग्स। आपको आईटी इस वक्त जो प्राइस डैमेज हुआ है इस अर्निंग से पहले, एसेंचर के आई थिंक रेवेन्यू गाइडेंस को घटाने के बाद, आपका सेंस आईटी को लेके क्या कह रहा है इस वक्त? वीरेंद्र जी, हम लोग कंसिस्टेंटली अगर आप बोलेंगे तो आईटी में मोर और लेस अगर आप देखेंगे इक्वल वेट, या जैसे, क्योंकि हम लोग हमेशा BSE 500 के साथ बेंचमार्किंग करके इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो कभी भी ऐसा कोई एक्सट्रीम कॉल, सो फर्ज कीजिए कि भाई BSE 500 में आईटी का वेटेज 10-11% है, तो या तो हम उसको 0 कर दें या तो हम उसको 20-25% कर दें। इस तरीके का दोनों तरफ का कोई एक्सट्रीम कॉल लेते भी नहीं है और लिया भी नहीं है कभी। लेकिन हम लोगों का जो व्यू है वो किस तरीके से जाहिर होता है कि भाई कंसिस्टेंटली हम लोग आईटी में कम से कम इक्वल वेट, बेंचमार्क के आसपास इक्वल वेट या थोड़ा उसके आगे। और दूसरा है क्वालिटेटिव डिफरेंस, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियोज में अगर आप देखेंगे तो आईटी एक्सपोजर तो है, लेकिन टॉप कंपनीज में केवल एक कंपनी है, और उसके अलावा काफी एक्सपोजर सिलेक्टिवली बॉटम अप बेसिस में मिड कैप आईटी कंपनीज पे है। और हम लोग का ऐसा मानना है, मतलब शायद मैंने पहले भी आपसे बात की एंड मे बी आई वाज अ लिटिल रॉन्ग एट दैट टाइम,
लेकिन हम लोग का थोड़े समय से ऐसा मानना है कि निबल करना चाहिए, कंसिस्टेंटली धीमे धीमे सबको ऐड करना चाहिए, एक्चुअली स्पीकिंग दैट इज अवर व्यू। लेकिन ये बात मैं कह दूं कि भाई पिछले 3-6 महीने से तो इस तरीके का मटेरियलाइज नहीं हुआ है, बट ऐसा बिलीफ है कि मौका बनेगा इस साल और आगे जाकर के आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अच्छा, ये आईटी पे टिप्पणी हुई आशीष जी आपकी। और एक स्पेस ऐसा जो कि पिछले अर्निंग सीजन में Q3 में एक क्लियर डिफरेंशियल क्रिएट करके गया था, और वो था PSU बैंक्स। नंबर्स बेटर लग रहे थे इन कंपैरिजन विद प्राइवेट बैंक्स, और आप देखिए अभी भी कैनरा बैंक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहे हैं। अभी तक कन्विक्शन बाजार का बना हुआ है। आपको ये क्वार्टर स्पेशली PSU बैंक्स के लिए लग कैसा रहा है, और आप लोगों ने क्या कुछ ट्रिम किया या फिर ऐड किया इस प्राइसेस पे भी बैंक्स को, स्पेशली PSU बैंक्स? तो वीरेंद्र जी, एक्चुअली हम लोगों का लंबे अरसे से अगर आप देखें तो PSU बैंक्स में, जैसे फ्रंटलाइन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो पोर्टफोलियो में है उसको देख करके बात कर रहा हूँ। जनरली स्पीकिंग हम लोगों का रुख PSU बैंक्स में स्टेट बैंक के ऊपर रहा है, और ओवरऑल अगर आप देखें तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में लंबे अरसे में अगर आप देखेंगे तो हम लोग सिलेक्टिव रहे हैं, बॉटम अप रहे हैं। ऐसे जनरली ऐसा कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पे कॉल देना या उसको एक कैटेगरी के तौर पे देखना, ऐसा हम लोगों का बर्ताव रहा नहीं है। और जो अब स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उसमें से हमारे पोर्टफोलियो में एक्चुअली स्पीकिंग ये सारे बैंक्स नहीं है। इनफैक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिग्निफिकेंट पोजीशन है। बट कुल मिला के अगर आपके सवाल को अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी अपसाइड है इसमें। और अगर आप PSU बैंक्स की तरफ देखें तो काफी आगे जाकर के जो भी अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर केपेक्स पिकअप होने की आशा है, उम्मीद है, क्रेडिट साइकिल बरकरार रहने की और स्पीड पकड़ने की उम्मीद है, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे मार्केट में लिक्विडिटी इंप्रूवमेंट, कुछ चीजें यूएस पॉलिसी से भी जुड़ी हुई है, तो लिक्विडिटी इंप्रूवमेंट, थोड़ी इंटरेस्ट रेट्स में रिलैक्सेशन, ये सारी इवेंट्स जो हैं ये एक्सपेक्टेड हैं। तो आई वुड से कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अभी भी पॉजिटिव रहना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव रहना चाहिए, और देयर इज स्टिल सम वे टू गो। अच्छा, आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी मेरे पहले सवाल के जवाब में कि ये मान लेना कि इलेक्शन पूरी तरह से प्राइस्ड इन है या बजट पूरी तरह से प्राइस्ड इन है, शायद ठीक नहीं होगा। तो क्या डिफेंस, रेलवे, ये पॉकेट्स में आपको लग रहा है अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? तो अनुज जी, एक्चुअली क्या है कि अगर 1 मिनट के लिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, क्योंकि पहले वाला प्रीवियस क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड था, अभी भी जैसे हम लोग, तो ये जो भी चीजें हम बात कर रहे हैं उसमें मुझे ऐसा लग रहा है पिछले साल 2 साल में मेजर चेंज ये हुआ है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का जो पूरा ट्रैकिंग था वो पहले डिसइन्वेस्टमेंट के बाद प्राइवेटाइजेशन, लेकिन पिछले साल 2 साल में अगर आप देखें तो 2 चेंजेस हो गए हैं। एक तो ये है कि जो बड़े दिग्गज लोग हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह, वो बहुत क्लियर है कि भाई इसके ऊपर कोई डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट नहीं है, ये सब स्ट्रेटेजिक एसेट है, और अपॉर्चुनिस्टिकली अगर डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो अपॉर्चुनिस्टिक होगा। दूसरी बात, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को डिसइन्वेस्टमेंट या रेवेन्यू जनरेशन टारगेट देखने के बजाय क्लियरली गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है, और उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि भाई इसको एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी और एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आर्थिक व्यवस्था में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए और पॉलिसी एक्शन दिखाने के लिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली एक स्ट्रेटेजिक चेंज है, इसको हम लोगों को कंस्ट्रक्टिवली देखना चाहिए। और आपका सीधे सवाल का जो जिक्र है, मुझे ऐसा लगता है कि बजट जो है तब तक इन सब सेक्टर भले अल्टीमेटली कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी विन करता है, लेकिन जब बाजार में तेजी होती है तो ऑर्डर बुक भी बहुत मैटर करता है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई जब तक ये इवेंट्स आने वाले हैं तब तक डेफिनेटली सेक्टर्स में इंटरेस्ट बना रहेगा और पॉजिटिवली देखना चाहिए। अच्छा, एक और स्पेस जहां बहुत पैसा बना है वो है ऑटो, स्पेशली मतलब 2 व्हीलर 4 व्हीलर सभी में एक्चुअली, एक CVs को छोड़ दें तो यहाँ पर अब क्या व्यू बनेगा आपका? आई थिंक कंस्ट्रक्टिव रहना चाहिए, कंटिन्यू देयर इज, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की है, हमारे पोर्टफोलियोज में ज्यादातर 4 व्हीलर्स का प्रेजेंस था। 2 व्हीलर एक तरीके से मैं कहूँ तो शायद मिस हुआ है पिछले साल में, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अभी भी इसमें ट्रैक्शन बना रहेगा। अच्छा आशीष जी,
जहाँ पे इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है कि अर्निंग्स अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि डिमांड अच्छी नहीं है, प्राइसिंग स्ट्रांग नहीं है, अब वो है केमिकल बास्केट। आप लोगों का केमिकल में क्या सेंस बन रहा है इस वक्त, और क्या मतलब आप इस क्वार्टर में अगर अर्निंग्स खराब रही उसके बावजूद एडिशन का कोई मन है? कैपिटल ये केमिकल से व्यू क्या आपका इस वक्त? तो वीरेंद्र जी, एक्चुअली हम लोग के पोर्टफोलियोज में पहले काफी बड़ा एक्सपोजर होता था, पिछले 2 साल में रिडक्शन हुआ है, और उसके बाद हमने कोई एडिशन या कोई चेंजेस, मतलब सेक्टर को बहुत क्लोजली ट्रैक किया जाता है हमारे यहाँ पे। काफी बड़ी टीम है, ये केमिस्ट्री रिलेटेड काफी बड़ी टीम है हमारे यहाँ पे, आपने शायद कभी इंटरेक्शन किया भी होगा। सो कंटिन्यूसली ट्रैकिंग होती है, काफी बड़ा कवरेज है हमारा अक्रॉस द बोर्ड, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप सब लेकर के। एक्टिव ओवरसाइट है, एक्टिव ट्रैकिंग है, लेकिन एक्सपोजर फिलहाल तो बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। ओके, केमिकल्स में एज ऑफ नो एक्सपोजर बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, मीनवाइल थोड़ा निफ्टी में रिकवरी है, थोड़ा सा लोअर लेवल से रिकवरी आई है, इट्स नाउ 22446। पॉसिबली आखिरी प्रश्न आशीष जी, इवेंट्स जैसे कि मैंने कहा, कभी अर्निंग्स की बात की हमने जो नज़दीक खड़ी है, इलेक्शन, बजट, एक और चीज़ दैट्स मॉनसून, और लास्ट रिपोर्टेड क्वार्टर में एफएमसीजी स्टॉक्स में थोड़ा सा मिक्स बिहेवियर रहा। टाटा कंज्यूमर ऑल टाइम हाई, गोदरेज सीपी ऑल टाइम हाई, लेकिन मैरिको, डाबर, एचयूएल वॉल्यूम्स के नंबर्स थोड़े फीके रहे, और स्टॉक्स अमूमन लोअर ट्रेजेक्टरी में ही प्लेस्ड रहे। आप लोगों की इस वक्त एफएमसीजी पे थिंकिंग क्या है, स्पेशली प्री मानसून आप लोगों का सेंस इस वक्त एफएमसीजी में बन क्या रहा है? वीरेंद्र जी, जो एग्जैक्टली पोर्टफोलियो में उसमें से मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, तो हमारे पोर्टफोलियो में अगर आप स्टेपल्स देखेंगे तो नेस्ले के अलावा मोटा मोटी जो भी आपने नेम्स दिए, नेस्ले के अलावा कोई एक्सपोजर नहीं है। हम लोग सिग्निफिकेंटली ओवरवेट हैं सारे के सारे डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन बास्केट में। तो इसमें अगर आप वाइट गुड्स ले लें, अगर आप एपेरल्स ले लें, जो भी जहाँ पे भी अर्बन या रिलेटिवली हायर वैल्यू या अर्बन या डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन की बात होती है, वहाँ पे BSE 500 के मुकाबले बहुत बड़ा ओवरवेट है। सिग्निफिकेंट ओवरवेट मतलब कहने की बात यह है कि फर्ज कीजिए लिटरली डबल दी वेटेज है। लेकिन स्टेपल्स की अगर आप बात करें, FMCG की अगर आप बात करें, तो एक ही एक्सपोजर है करंटली पोर्टफोलियो में, उसके अलावा कोई एक्सपोजर नहीं है। ऑल राइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिर आशीष जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और इन सब स्पेसेस पर बात करने के लिए। थैंक यू। चलिए, तो ये इस समय बात एक ऐसे सज्जन से जो FII DI दोनों की पल्स रखते हैं, क्योंकि इनके पास डोमेस्टिक फंड भी है और एक FII फंड भी है। मार्केट में नया ऑल टाइम हाई बनने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, अब लोअर लेवल से फिर एक रिकवरी आ रही है, देखते हैं कहाँ तक सस्टेन करती है। नीरज जी आ गए ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग अनुज, कोई खास लेवल्स ध्यान रखने यहाँ पे आज का लो 22,372, अब ये नहीं जाना चाहिए वरना फिर हाँ ठीक है। लेकिन नीरज जी, आज सुबह हमारी क्या चर्चा हुई थी, हर गेंद फुल टॉस नहीं होती। करेक्ट। आज गुगली, आज मार्केट ने गुगली दी। कल की फुल टॉस के बाद आज एक गुगली मिल गई, सुबह प्रॉफिट बुकिंग, और उसके बाद अब थोड़ा सा शायद मार्केट ये ऑप्शन जोन, हाँ थोड़ा ऑप्शन जोन में रहे, ये भी पॉसिबल है।